प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ और 1888 में अध्ययन के लिए ये इंग्लैंड गए। 1893 में वापस भारत लौटे। 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में जातीय समानता के लिए इन्होंने संघर्ष किया। जनवरी 1915 को भारत वापस आए और भारतीय राजनीति में यहीं से इनकी शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो गांधी जी के जीवन परिचय में बहुत सारी बातें कही जा सकती है। आपने स्कूल एजुकेशन से ही ये चीज़ें इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, पर आज हम केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत इनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। असहयोग आंदोलन एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य, तो एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया तथा उन्हीं के परामर्श से कांग्रेस के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। प्रारंभ में उन्हें भी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सहयोग का आह्वान किया था, परंतु बाद के वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण उन्होंने अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध आंदोलन किए। और ये घटनाएं अथवा असहयोग आंदोलन के जो कारण हम मान सकते हैं वो इस प्रकार रहे। प्रथम, आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध ने महंगाई को बढ़ाकर चरम सीमा तक पहुंचा दिया और महामारियों ने हजारों लोगों को चपेट में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने सुधार हेतु कोई खास प्रयास नहीं किए, तो विश्व युद्ध की भयावहता और उसमें का बहुत सारा धन उसमें व्यर्थ हुआ। उसकी वजह से भारत में ब्रिटिश सरकार ने सुधारात्मक कार्य भी नहीं की और साथ साथ में उस दौर के अंदर महामारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो उसके लिए भी सरकार ने कोई खास प्रयास नहीं किए और उसी के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा। दूसरा कारण देखें हम तो रोलेट एक्ट। अप्रैल 1918 में रोलेट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई जिसमें क्रांतिकारियों के दमन हेतु कठोर कानून लगाए गए। मार्च 1919 में ये कानून बना जिसके अनुसार देश में आंतरिक शांति बनाए रखने हेतु जिसको जब चाहे जेल में डाल सकते थे। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ किया। तीसरा कारण देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा हंटर रिपोर्ट। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा हुई। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने उस सभा में बिना किसी चेतावनी के फायरिंग करवाई और उसमें कितने ही हजार व्यक्ति जो है वो मारे गए। अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी की स्थापना की गई जो मात्र एक दिखावा था। उसमें ये कहा गया कि जो जनरल डायर है वो सही था, उसने जो है अंग्रेज़ साम्राज्य का वो पोषक था, उसने अंग्रेज़ साम्राज्य को बचाने के लिए वो निर्णय लिया था। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और महात्मा गांधी के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो भावना थी वो बदल गई और उन्होंने उनके विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। चौथा जो कारण है वो है खिलाफत आंदोलन। तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत का धर्मगुरु था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि ब्रिटेन युद्ध के बाद तुर्की से प्रतिशोध नहीं लेगा, लेकिन युद्ध के बाद तुर्की पर ब्रिटेन ने अधिकार जमा लिया और सुल्तान मात्र कैद होकर रह गया, जिसके विरुद्ध भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक अच्छा अवसर माना हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो उन्होंने मुस्लिमों के साथ मिलकर के अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और तो ये कुल मिला के ये चारों ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से महात्मा गांधी को मजबूर होना पड़ा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम की बात करें तो कांग्रेस के सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इसके बारे में निर्णय हुआ तथा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई।
असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को हम दो पक्षों में बांट सकते हैं। प्रथम नकारात्मक पक्ष और दूसरा रचनात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष के अंतर्गत ये कार्य जो हमें वो कार्य जो हमें नहीं करने हैं, मतलब जिसमें हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तो उसमें एक नकारात्मकता की भावना रहती है। उसी के अंतर्गत देखें तो सरकारी नौकरियों, पदों, उपाधियों का बहिष्कार, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र, सम्मान समारोह, दरबार व उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा अदालतों का पूर्णतः बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, ये सारे ऐसे बिंदु है जिसके तहत सरकार का सहयोग नहीं करने की बात की गई और इसी कारण इसको जो है नकारात्मक पक्ष का नाम दिया गया। दूसरा जो पक्ष देखें हम, जो केवल हमें गांधी जी के आंदोलन में ही देखने को मिलता है, रचनात्मक पक्ष। विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई, पंचायत अदालतों की स्थापना की गई, स्वदेशी कपड़ों का निर्माण किया गया व उन्हें पहनने पर बल दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया और छुआछूत का अंत करने पर जोर दिया गया। तो ये ऐसा एक पक्ष था जिसको साथ साथ में आंदोलन, जो भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए उन सब में सृजनात्मक गतिविधियों को उन्होंने बढ़ावा दिया और रचनात्मक पक्ष भी उसमें विद्यमान रहा। और इसमें और सारी बातें भी हम जोड़ सकते हैं जिसके तहत जो है नशे का, उन्होंने शराब का विरोध किया, पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को उसके लिए संगठित किया। तो ये ऐसे कार्य थे जिनके कारण वो आंदोलन अगर असफल भी हो गया तो भी लोगों के अंदर जो है नकारात्मकता नहीं आती थी और उनका जो है मनोबल बना रहता था। तो दुनिया के अंदर ये गांधी जी का ही एकमात्र ऐसा उदाहरण हमें मिलता है जिसमें उन्होंने लगातार आंदोलन किए और जनता का मनोबल भी उन्होंने बनाए रखा। तो उसका सबसे बड़ा कारण था उनके आंदोलनों का रचनात्मक पक्ष। तो ये दोनों पक्ष उनके आंदोलन में विद्यमान रहे। अब है आंदोलन की प्रगति व सरकार द्वारा दमन। गांधी जी द्वारा केसर हिंद व जमुनालाल बजाज द्वारा राज बहादुर की उपाधियाँ इसमें लौटाई गई। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात करें तो बिहार विद्यापीठ पटना में, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ और काशी विद्यापीठ काशी में स्थापित की गई। तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात जो की जा रही थी उसके तहत इनकी स्थापना की गई। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली में संबोधित करना। स्वामी श्रद्धानंद जो कि हिंदू धर्म के एक कह सकते हैं कि महान संत थे, उनके द्वारा जामा मस्जिद में, और उनको जामा मस्जिद में इमाम ने उन्हें आमंत्रित किया और वहाँ जाकर के उन्होंने संबोधित किया। तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक महान उदाहरण इसको हम मान सकते हैं। तो उसके बाद सरकार द्वारा दमन चक्र चलाया गया और स्वामी श्रद्धानंद पर भी उन्होंने जो है केस नामजद किया और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को, जिसमें मोतीलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सी.आर. दास, अली बंधु, लाला लाजपत राय आदि को उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा वायसराय को पत्र लिखकर दमन चक्र रोकने की चेतावनी दी और कहा कि अगर ये नहीं रोका गया तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और एक सप्ताह का समय उनको दिया गया, लेकिन एक सप्ताह का समय पूरा होने से पहले ही गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा नामक जगह पर आगजनी की घटना हुई, जहाँ पे एक पुलिस थाने को ग्रामीणों के द्वारा घेर करके जिंदा, उसमें जो है जो जितने भी पुलिस वाले उसमें थे कुल 21 उनकी संख्या थी, उनको जिंदा जला दिया गया उसके अंदर। तो इस घटना का जब महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने जो है आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आंदोलन के अंदर हिंसा को कोई स्थान नहीं देता हूँ। तो इससे वो बहुत व्यथित हुई, उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और उन्होंने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता व नेता या मुस्लिम नेता जितने भी थे उन सबको ये निर्णय उचित नहीं लगा। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य कहा। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया व राजद्रोह के आधार पर 6 वर्ष का कारावास इसमें उन्हें हुआ। तो 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर असहयोग आंदोलन जो किया गया था उस उम्मीद पर तो भले ही वो सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन के काफ़ी सकारात्मक पहलू भी रहे, जो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसके मूल्यांकन में भले ही उस दौरान 1 वर्ष में जो लक्ष्य लेकर के वो चले थे कि स्वाधीनता हमें मिल जाएगी, वो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने
या सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस आंदोलन को वापस लेने पर विरोध इसीलिए किया गया था कि उनको लग रहा था कि अंग्रेज़ सरकार जो है वो अब घुटने टेकने ही वाली है, और ठीक उसी समय जो है आंदोलन को वापस लिया जाना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक लहर आई और संपूर्ण भारतवर्ष के सभी वर्ग जो है उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा कि अगर इसी प्रकार चलता रहा तो हमें बहुत ही जल्द यहाँ से हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा। तो इसके मूल्यांकन या समीक्षा जब हम करें तो उसमें जो बातें निकल कर सामने आती है वो इस प्रकार है। प्रथम, जन समुदाय में एकता की भावना का संचार। इस आंदोलन ने सर्वप्रथम देश की जनता को एकत्रित किया और पूरे देश में एक समान रूप से आंदोलन का प्रभाव रहा। हर वर्ग का व्यक्ति इस आंदोलन में भागीदार बना। तो उससे पूर्व में जहाँ अलग अलग वर्गों में धर्म के आधार पर या दूसरे अपने जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के सारे लोग अलग अलग लड़ रहे थे, वो सब इसमें एक हो गए। तो एकता की भावना का संचार इसमें हुआ। दूसरा देखें तो राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि वह भारतीय जनता, जिसे अंग्रेज मूर्ख दीनहीन समझते थे, राजनीतिक संघर्ष शुरू कर सकती है। भारतीय जनता को इस आंदोलन ने अधिकारों के लिए लड़ना सिखा दिया। तो भारतीयों में राजनीतिक संघर्ष की प्रेरणा इस आंदोलन के द्वारा मिली। तीसरी बात करें हम इसकी जो अच्छाई निकल के सामने आई वो है हिंदू मुस्लिम एकता को बल। मुसलमानों की भागीदारी के कारण ही यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप धारण कर सका। हालांकि आंदोलन समाप्ति के बाद सांप्रदायिकता की आग ने उस सद्भाव को जलाकर राख कर दिया। तो ये वो दौर था जब हिंदुस्तान जो है हिंदू मुस्लिम कह सकते हैं कि दंगों की भेंट चढ़ा हुआ था, और लगातार अंग्रेज़ों द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति जो बंगाल विभाजन से ही शुरू हुई, वो उसमें जो है आग में जो घी डालने का काम वो कर रही थी। और महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन और उसके बाद इस आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। लेकिन उसके बाद वापस जो है सांप्रदायिकता की वो आग वापस सुलग गई। चौथी बात करें हम इसकी जो है सफलता की, वो है राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना। भारतीयों में एकता व राष्ट्रीयता की भावना इससे विकसित हुई। स्वतंत्र व स्वावलंबन जैसी भावना का संचार हुआ तथा स्वशासन की इच्छा जागृत होने लगी। तो भारतीयों में जो राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं तो राष्ट्रीयता की भावना जो है वो इसमें विकसित हुई। अंतिम देखें हम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ तथा खादी, चरखा, स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। तो स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव इसमें जागृत हुआ। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से स्वदेश में बनने वाले सूती वस्त्र उद्योगों को या अन्य उद्योगों को बल मिला, और उसके द्वारा यहाँ पे रोजगार का सृजन हुआ, और कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पे मजबूती यहाँ पे हिंदुस्तान में आई। तो ये था कह सकते हैं हम जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी के अगर हम योगदान को हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान में देखेंगे तो वो उसको एक जो है एक कह सकते हैं कि एक क्लास के अंदर उसको जो है सीमित करना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे आने वाले 3-4 वीडियोज़ के अंदर उनको हम शामिल करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।